नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। यह जो सेट होगा बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए स्पेशली होगा। उसी के क्वेश्चन पैटर्न के अनुसार बनाए गए हैं, चाहे ऑडिटर का एग्जाम हो, चाहे एएयू का एग्जाम हो, सबके लिए है, बीपीएससी के लिए। इसके पहले वाला जो सेट हम 3 बनाए हैं उसमें 4 नंबर क्वेश्चन जो सहायक संधि बोल रहे हैं लोग, वो सही है। ठीक है, सहायक संधि का प्रथम प्रयोग जो होगा वो डुप्ले होगा और अवध के साथ प्रथम बार इसका संधि किया गया था इलाहाबाद की संधि में। और जब वेलेजली की सहायक संधि आएगा तब हैदराबाद होगा। अब क्या है कि वेलेजली की सहायक संधि बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया और यह प्रत्येक राज्य के साथ अपनी नीति बनाई है, इसीलिए वेलेजली का संधि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसीलिए आप लोग हैदराबाद मारते हैं और हैदराबाद में ऑप्शन हमेशा रहता है, अवध ऑप्शन में हमेशा नहीं रहता है। ठीक, चलिए, तो 4 सही है। अब आज के क्वेश्चन का हम प्रथम देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप लोग बताइए कि आप लोग का नंबर कितने आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मेहनत से तैयार किए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, तो प्रथम क्वेश्चन क्या है। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस ने एक ने किया था, मतलब अध्यक्ष था। इसमें से चारों व्यक्ति जो हैं, चारों व्यक्तियों में से प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, महाकश्यप। ठीक, महाकश्यप। आनंद उपाली बुद्ध भगवान के शिष्य थे। ठीक, अब देखिए 4 संगति प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ हुए हैं। प्रथम संगति जो होता है उसको आपको 483 ईस्वी में, दूसरा जो हुआ है ईसा पूर्व में, ईस्वी नहीं, 483 ईस्वी पूर्व। और दूसरा संगति जो हुआ है वो हुआ है आपको 383 ईसा पूर्व। और तीसरा जो हुआ है 255 ईसा पूर्व। और तीसरा जो हुआ है ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ है। ठीक, इस प्रकार से चारों आपको बौद्ध संगति हो गए। अब इसके क्या पूछता है, स्थान, अध्यक्ष और किसके शासनकाल में हुए हैं। तो आप लोग को हम एक तरीका बताते हैं याद करने का, क्योंकि कन्फ्यूजन इसमें बहुत होता है। तो देखिए प्रथम वाला का देखिए क्या कीजिएगा आप, आराम और राम। ठीक, अजातशत्रु, राजगिरी और महाकश्यप। ठीक, आराम से आप याद कर सकते हैं। अब डेट के लिए स्टार डेट आप लोग याद रखिएगा 483 ईस्वी में। दूसरा जो है आपको बैसाख, क्या है, बैसाख। ठीक, कहाँ हुआ है, तो वैशाली हुआ है। किसके, बैसाख कीजिएगा, बैसाख नहीं बैसाख कीजिएगा। वैशाली हुआ है, साबा कामी के अध्यक्षता में हुआ है। और शासक कौन था, काला अशोक, तो बैसाख। ठीक, वैशाली में हुआ है और अध्यक्षता कौन किया, साबा कामी। और आपको किसके काल में हुआ था, तो काला अशोक में 283 ईस्वी में। तीसरा याद रहेगा, जब 2 को याद रहता है तो सबके लिए ट्रिक नहीं बनाया जाता है। 2 को याद रहा तो 2 ऐसा ही याद रह जाएगा। तीसरा जो हुआ है पाटलिपुत्र में हुआ है, जिसको मोकलीपुतम तीसम के द्वारा किया गया है अध्यक्षता। और अशोक क्या किए हैं, इसके शासनकाल इस समय थे। और चतुर्थ जो हुआ है कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। ठीक, जिसके अध्यक्षता बसोमित्र या अशोघोष के द्वारा किया गया है। ठीक, और एक कुंडकुलम जम्मू कश्मीर में हुए हैं। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। चौथा बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया और हिनायन और महानायन कहलाया। ठीक, चलिए, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। जैसे आप लोग को पता है बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध और जैन धर्म का संस्थापक महावीर। ठीक, और बौद्ध तथा जैन धर्म के विश्वास करते हैं दोनों कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में दोनों विश्वास करते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा जरूर। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। जैसे आप लोग को पता है कि 4 धाम जो है आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया था। ठीक, ये आपको हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और ये भारत के 4 कोना पर स्थित किया गया था, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व। ठीक, अब ये मान लीजिए, 1 मिनट आप लोग हमको टाइम दीजिएगा। ये मान लीजिए आपका रफली में बना देते हैं मैं। ठीक, ये भारत हो गया, थोड़ा इधर नीचे छोटा हो गया, तो ये भारत है। तब भारत जो है आपको 4 कोना पर, उत्तर, इधर पश्चिम, दक्षिण इधर, और आपको पूर्व, यहाँ पे आपको 4 धाम का निर्माण किया गया था। और 4 धाम कौन थे, तो हम लोग एक जानते हैं। तो सबसे पहले जो था वो श्रृंगेरी कर्नाटक में है इधर, और आपको द्वारिका गुजरात में है। उसी के तरह से आपको केदारनाथ उत्तराखंड में है, और पुरी जो उड़ीसा में है। 4 धाम हो गए। तो निम्नलिखित क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन
चार धाम में सम्मिलित नहीं है। तो बताइए, तो पुरी जो उड़ीसा में द्वारिका ये भी सम्मिलित है, केदारनाथ ये भी सम्मिलित है, श्रृंगेरी ये भी सम्मिलित है। श्रृंगेरी रामेश्वरम कर्नाटक में है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ शंकराचार्य जो थे केरल के रहने वाले थे, और शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद के संस्थापना किए थे। इसके साथ साथ छोटा चार धाम किसको किसको कहा जाता है ये भी याद रखिएगा। ये तो बड़ा चार धाम हो गया, मतलब चार धाम समान रूप से कहा जाएगा तो इनका नाम आएगा चारों का। और छोटा चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुना निकलती है, यमुनोत्री से गंगोत्री से गंगा निकलती है, केदारनाथ और बद्रीनाथ, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग को पता होगा, बहमनी राज्य की स्थापना जो हुई थी 1347 में हुआ था। ठीक, कौन किया था? तो आपको हसन गंगू, या आपको अलाउद्दीन हसन, या जफर खान, तीनों एक ही नाम का है। हसन गंगू जरूर नाम याद रखिएगा, या अलाउद्दीन हसन। और जफर खान नाम याद रहे तो कोई बात नहीं। इन्होंने आपको बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था, जो 1347 से लेकर 1358 तक शासक रहे। और यह जो था उस समय दिल्ली पर जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे शासक? मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कारनौल। ठीक है, कालानौर, कालानौर जो है पंजाब में है। यहीं पे सूचना मिली कि आपको हुमायूं की मृत्यु हो गई है सीढ़ियों से गिर के। ठीक है, दिल्ली से। उस समय आपको पंजाब में थे अकबर, तो वहीं पे आपको बैरम खान इनके सुरक्षित घोषित हुए और इनको राजा बनाया गया 1556 में। 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खान इनके संरक्षण किया। और बैरम खान जब गुजरात की ओर जा रहे थे, पाटन में इनकी हत्या कर दी गई। ठीक, मक्का मदीना की यात्रा पर जा रहे थे तो गुजरात में इनकी हत्या कर दी गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन जो कहा गया था वो सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था। विवेकानंद की ये धर्म सिस्टर थी। ठीक है, शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद आपको भारत की तरफ से भाषण दिए थे, याद रखिएगा। और भी बहुत सारे धर्म के लोग गए थे, ये हिंदू धर्म की तरफ से गए थे, याद रखिएगा। इसके साथ साथ सावित्री बाई फुले जो है आपको ज्योतिबाई फुले का वाइफ है, जो आपको स्त्री शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। ज्योतिबाई फुले जो है आपको गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखे हैं, सतशोधक नामक समाज की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। छुआछूत को दूर करने के लिए भी काम किए हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं, गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। ठीक, तो इसमें आपको जो हस्ताक्षर हुआ था उसमें तेज बहादुर सप्रू और बताइए कौन? तेज बहादुर सप्रू और आपको एम.आर. जयकर, दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो एम.आर. जयकर का नाम यहाँ तो नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा? 3 नंबर आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ गांधी इरविन समझौता जब हो गया था तो सरोजनी नायडू ने कही थी गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। मतलब जब गांधी इरविन समझौता संपन्न हो गया और कांग्रेस तैयार हो गई कि हम गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, ठीक, और महात्मा गांधी द्वितीय कांग्रेस सम्मेलन में भाग भी लिए थे, तो उसी समय सरोजिनी नायडू जब समझौते के बाद सरोजिनी नायडू बोली थी कि गांधी इरविन क्या है? 2 महात्मा हैं, याद रखिएगा इस बात को। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले आपको भारत की तरफ से कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे, ये बात याद रखिएगा। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1931 ईस्वी में आपको हजरत मोहानी के द्वारा किया गया था, मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा। लेकिन गांधी जी इसके विरोधी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पूर्ण स्वराज हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है, हमको डोमिनेंट स्टेट का दर्जा ही अभी मिले। लेकिन 1929 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई। और 1929 यह मांग जो था 31 दिसंबर 1931 को रखा गया, और 31 दिसंबर 1929 को रात को रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय झंडा को भी फहराया गया। और यह घोषणा किया गया कि हर साल 26 जनवरी को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा इतना। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
डंकन डंकल प्रस्ताव संबंधित है। डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? ये आपको गैट के अध्यक्ष रह चुके हैं। गैट को जब WTO में परिवर्तित किया जा रहा था, मीटिंग हो रहा था, तो उस समय ये अध्यक्ष थे और उन्होंने आपको बौद्धिक संपत्ति अधिकार का प्रस्ताव लाया था। तो डंकन प्रस्ताव जो था बौद्धिक संपत्ति अधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा। डंकल आपको गैट के सदस्य अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसमें शामिल किए हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? आप लोग को पता है तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। और प्रथम क्षेत्र का अंश क्या होता है? घटते जाता है। जैसे अमेरिका विकसित राष्ट्र है, वहाँ पे प्रथम सेक्टर का जो कृषि सेक्टर और खनन सेक्टर है, पशुपालन, उसमें क्या होगा? योगदान बहुत कम होता है और तृतीय सेक्टर का योगदान सबसे अधिक होता है। तो जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकास करेगा, तृतीय सेक्टर का योगदान क्या होगा? बढ़ते जाएगा, याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा क्या है? तो देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है, आपको 1 मिनट हम समझा रहे, समझिएगा। राजस्व व्यय और राजस्व आय जोड़ दीजिए, घटा लीजिए पूंजीगत व्यय, पूंजीगत आय, ठीक है। अब माइनस हो गया तो राजकोषीय आपको घाटा हो गया। मतलब जो आपको 1 मिनट सॉरी राजकोषीय राजस्व प्लस पूंजीगत आय एक साथ जोड़िए और माइनस कीजिए। राजस्व व्यय और पूंजी व्यय माइनस कर दीजिए, मतलब राजस्व आय पूंजी आय को एक साथ और व्यय को, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय को एक साथ करके माइनस कीजिए। अगर घाटा लगा, आपको व्यय ज़्यादा हो गया आय से, तो क्या होगा? घाटा लगेगा, तो राजकोषीय घाटा है। अब राजकोषीय घाटा को पूर्ति कर, याद रखिएगा, वहीं आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान से आप समझ लीजिए। अब राजकोषीय घाटा आपको लग गया, घाटा लग गया तो सरकार क्या करेगी? क्या करेगी? आपको बॉन्ड जारी करेगी, ऋण लेगी, उसको पूर्ति करने के लिए। सरकार तो अपने पॉकेट से लाएगी नहीं। तो यही होता है, राजकोषीय घाटा किसके बराबर हो जाता है? तो राजकोषीय घाटा जो हो जाएगा वो आपको बजट घाटे का योग प्लस सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सब मिलके क्या होते हैं? आपको राजकोषीय घाटा हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां जो है आपको क्या कहलाएगा? राजस्व घाटा कहलाएगा जब घाटा लगेगा तो, ठीक। अब पूंजी व्यय पूंजी प्राप्तियां पूंजीगत घाटा हो गया जब घाटा लगेगा, तो लाभ होगा तो लाभ हो जाएगा, घाटा लगेगा तो घाटा हो जाएगा, ठीक। और राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व प्राप्ति क्या होता है? पूंजी व्यय क्या होता है? पूंजी प्राप्तियां क्या होती है? खूब क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो इसको हम समझा देंगे, आप लोग को इकोनॉमिक्स से पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए, निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है। तो निष्पादन जो बजट है, परफॉर्मिंग्स बजट, वो आपको कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ठीक। बजट शब्द आपको बुजेट शब्द से लिया गया है, जो आपको फ्रांस से लिया गया है, ठीक, याद रखिएगा। इसके साथ बजट के अन्य जो प्रकार है वो आपको शून्य आधारित बजट या जीरो बेस बजट भी होता है, जो जिसकी अवधारणा पीटर पायस के द्वारा दिया गया है। आउटकम बजट भी होता है, जेंडर बजट भी होता है, याद रखिएगा। जेंडर बजट आपको महिला और पुरुष के लिए कितना कितना काम किया जा रहा है बजट में दिखाया गया जाएगा, तो उसको जेंडर बजट के नाम से जानते हैं। RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो RN मल्होत्रा जो कमेटी है आपको बीमा सुधार से संबंधित है। आपको RN मल्होत्रा कमेटी का गठन 1994 में किया गया था कि बीमा क्षेत्र में, जैसे LPG की नीति अपनाई गई थी, उसके बाद कहा गया कि बीमा क्षेत्र में भी सुधार किया जाए, सरकारी क्षेत्र के ही काम कर रहे हैं कंपनी, तो आपको मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया। उन्होंने आपको निजी क्षेत्र को लाने का प्रस्ताव दिया और IRDA का गठन आपको 1999 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक। और नरसिम्हा समिति जो था 1-2 आपको बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। चेलैया समिति और केलकर समिति आपको कर सुधार से संबंधित है। बीमार उद्योग से संबंधित जो है तिवारी समिति है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, पृथ्वी का निकटतम तारा, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा हो जाएगा सूर्य। साइरस जो होगा आपको सबसे चमकीला तारा हो जाएगा। और सौरमंडल के बाहर, सौरमंडल सबसे नजदीक जो तारा होगा वो प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा, ठीक। लेकिन पृथ्वी के निकटतम जो तारा होगा सूर्य होगा। सूर्य के निकटतम ग्रह जो हो जाएंगे वो बुध हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। स्टेलेक्टाइड और स्टेलेग्माइट किसका अभिलक्षण है? मतलब किस प्रकार की भू आकृति है? क्वेश्चन पूछने का मतलब है किस प्रकार की भू आकृति है? तो कास्ट स्थलाकृतियां है। कास्ट स्थलाकृतियां होती क्या है? तो कास्ट स्थलाकृतियां जो होती है भूमिगत जल के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां होती है उसी को हम लोग कास्ट स्थलाकृतियां कहते हैं, ठीक। अब ये जो होता है स्टेलेक्टाइड होता है गुफा हो गया, ये मान लीजिए गुफा हो गया, तो ऊपर से लटका हुआ जो चीज होगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे चूना पत्थर है, कास्ट
समतलाकृति वैसे जगह बनती है जहाँ पे चूना पत्थर होते हैं। तो चूना पत्थर चट्टान में है तो चट्टान में से जब पानी जाएगा तो चूहेगा, इस तरह से रिसेगा, रिस के ऐसी आकृति बन जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट। और नीचे जब चू के गिरता है यहीं पे सामने तो ऐसी आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टेलेग्माइट। तो ऊपर लटका हुआ है तो टाइट है, तो टाइट है तो स्टेलेक्टाइट हो गया, नीचे है तो माइट हो गया, मिट्टी में मिला हुआ है तो मिट्टी में आपको स्टेलेग्माइट हो गया। अब क्या होगा, इधर से चू रहा है, इधर से ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो दोनों बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक पिलर का रूप हो जाएगा जिसको हम लोग केव पिलर कहते हैं। ठीक, ये पूरे आकृति को गुफा कहते हैं, केव कहते हैं, याद रखिएगा। इस टाइप की आकृति किस चीज में देखने को मिलती है, कास्ट स्थलाकृतियों में मिलती है। कास्ट स्थलाकृति किससे बनती है, तो भूमिगत जल से बनती है, ये बात याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो डेथ वैली जो है विश्व का सबसे गर्म स्थल यहाँ पे मिलता है, ये है आपको कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में, याद रखिएगा। अब यहाँ पे विश्व का सबसे अधिक टेम्परेचर मिलता है। इसके साथ साथ ये जो है आपको महावेविस रेगिस्तान में है। इसके साथ साथ एक और वहाँ पे रेगिस्तान है, सोनोरस, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। निर्वर्तित मानसून स्वयं को कहाँ से वापस लाती है, तो निर्वर्तित मानसून मतलब लौटती हुई मानसून। तो आप लोग को हम बता रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टफली में बना रहे हैं। ये भारत हो गया, तो यहाँ से पर्वत से टकरा के आपको मानसून लौटता है, लौट के तमिलनाडु में बारिश कराता है, आज तमिलनाडु से होते हुए केरल होते हुए निकल जाता है। तो आपको लौटती हुई मानसून जो होती है आपको कहाँ से निकलती है, तो पूर्वी भारत से, उत्तर पूर्वी भारत से होते हुए आपको उत्तर पूर्वी भारत से होते हुए बंगाल से केरल की ओर जाती है। ठीक, उत्तर पूर्वी से पश्चिम घाट की ओर नहीं जाती है, पश्चिम घाट इधर है, भारत के इस साइड में है, तो इधर नहीं जाती है, ऐसे होकर जाती है। तो आंसर हो जाएगा पूर्वी पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर। पश्चिमी घाट इधर है, पूर्वी घाट इधर है, तो इधर से इधर नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको 4 नंबर आंसर हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता जो दिवस मनाए जाते हैं 22 मई को मनाए जाते हैं। ठीक है, जैव विविधता सम्मेलन जो होते हैं 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी में जैव बहुत सारे समझौता हुआ था, उसी में जैव विविधता पर भी समझौता हुआ था। इसके साथ साथ कार्टागोना जो मैक्सिको में है वहाँ पे भी जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ। आइची लक्ष्य जापान में नागोया प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित किए गए थे जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक, उसके साथ साथ हैदराबाद में भी जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए थे। इसके साथ साथ भारत के द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 भी बनाया गया है, याद रखिएगा। तो कार्टागोना प्रोटोकॉल कब है, 2000 में, और जैव विविधता अधिनियम भारत के द्वारा कब बनाया गया, 2002 में, ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, क्या योग्यता नहीं है, तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवाले नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो उम्र जो होता है वो कितना होता है, 25 साल होता है। उम्र क्या होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए, न कि 30 साल। 30 साल राज्यसभा के लिए होता है। ठीक, अगर इसी तरह से क्या किया था, बीपीएससी में 63 में क्वेश्चन पूछा था कि संसद सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होता है, 25 साल 30 साल, इस तरह से क्वेश्चन था। तो क्या होता है, दोनों होता है, 25 और 30 दोनों होता है, तो आप ई मार सकते हैं। ठीक, या न्यूनतम पूछता संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, तो 25 साल आंसर होता है। इस तरह से सिंपल कहेगा कि संसद सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है, तो 25 साल और 30 साल दोनों है, तो आंसर ई हो जाएगा अगर दोनों हो तो। अगर 25 हो और 28 हो, 22 हो, 15 हो, तो उसमें 25 आंसर हो जाएगा, और पांचवा आंसर हो ऑप्शन हो तो उसमें 25 ही होगा। ठीक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज होते रहते हैं, याद रखिएगा। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना आपको 2005 में की गई थी, और हाल ही में तत्काल में 2019 में इसमें संशोधन भी किया गया है। समावेशी समृद्धि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, तो समावेशी विकास वैसा विकास की अवधारणा है जिसमें आप जो विकास चाहते हैं वही विकास आपको आने वाली पीढ़ी को मिले, ऐसा हम विकास करें, याद रखिएगा। ठीक, तो क्या सुविधा सब मिले, सब प्रकार की सुविधा हो, कृषि का पुनरुद्धार हो, शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सबको मिले, पर्यावरण की रक्षा हो, ये सब होना चाहिए। इसमें आंसर हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से कौन सा अणु परमाणु का भाग नहीं है, तो आपको इलेक्ट्रॉन परमाणु का भाग है, आपको न्यूट्रॉन भी परमाणु का भाग है, प्रोटॉन भी परमाणु का भाग है, आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन केंद्र में रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ का चक्कर काटते रहता है। फोटोन आपको परमाणु का भाग नहीं है, याद रखिएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो परमाणु सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया जॉन डाल्टन ने। ठीक, रदरफोर्ड ने आपको नाभिक की खोज की थी, याद रखिए। कौन कौन नाभिक की खोज किए थे, रदरफोर्ड किए थे। ठीक ठीक, और आपको रेडियो सक्रिय खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे हम और सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, जो E = mc² होता है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित पोषक
पोषकों में कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? निम्नलिखित में से कौन जो है आपको कोशिका भित्ति को बनाने में योगदान देता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा, आपको क्या आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए, क्या हो जाएगा, सोचिए। इसमें हो जाएगा कैल्शियम। ठीक, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो आपको अग्न्याशय में पाई जाती है। कहाँ पे? अग्न्याशय में। ठीक, चलिए, तो इस क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन में आपका नंबर कितने हैं? ठीक, ये आप लोग जरूर बताइए, और सेट अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट करके बताइए कि अच्छा सेट है, ताकि लोग और भी लोगों को लगे कि हाँ देखना चाहिए। आप लोग शेयर भी कीजिए वीडियो। चलिए, धन्यवाद।